गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th क्लास का थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम डाटा को कैसे हैंडल करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, रीअरेंजमेंट उनका कैसे करना है। उससे पहले हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है। डाटा एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें किसी भी रिसोर्सेज के द्वारा रफ मटेरियल के रूप में हमारे पास आती है। जैसे हमें न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टेलीविज़न से या अदर मीडिया रिसोर्सेज से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर वो अनग्रुप्ड डाटाज में होती है, अरेंजमेंट्स में होती है। एक हमारे पास एक मटेरियल के रफ मटेरियल के रूप में होती है जिसे हमने अरेंजमेंट करना होता है अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। जैसे ये भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टेम्परेचर ऑफ सिटीज़, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2006 के बारे में। और जहाँ हमें आगे दी हुई है कि एक डाटा शोइंग वीकली एब्सेंटीज इन क्लास, एक क्लास में एक हफ्ते में मंडे ट्यूसडे अलग अलग डेज में कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो ये हमारे पास क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें किसी न किसी रूप में दी हुई है। अब आगे हमारे पास आ जाता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हमने किस तरह डाटे चूज करना है कि हमने कौन सा डाटा कलेक्ट करना है। ऐसे तो हमारे पास बहुत तरह का डाटा इकट्ठा हो जाता है। जैसे हमने मान लो हमने स्कूल में से परफॉर्मेंस देखनी है बच्चे की कि कैसी है। अगर हम पूरे स्कूल के बच्चों का डाटा लेके बैठ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमने किस बच्चे की किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस देखनी। तो हमें कुछ स्पेसिफिक चूज करना पड़ता है कि हमने इस सब्जेक्ट में इस क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस देखनी है। तो हमें ये पहले प्लान करना पड़ता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें क्या चाहिए, हम उस हिसाब से उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे अब टीचर है, परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, उसको चाहिए कि उसकी क्लास में मैथ में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस है। तो वो सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों की मैथ की परफॉर्मेंस का डाटा कलेक्ट करेगी, ना कि पूरे स्कूल का। इसी तरह अगर हमें चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, अगर इंडिया की परफॉर्मेंस हम फुटबॉल या क्रिकेट में देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ इंडिया की परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड इकट्ठा करेंगे। इस तरह से हमें कुछ स्पेसिफिक चूज करना होता है कि हमने किस तरह की जो कलेक्शन है वो इकट्ठी करनी है। जब हमारे पास ये सारी कलेक्शन इकट्ठी हो जाती है, हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, अब हमारे पास एक आगे चल के एक समस्या ये आती है कि डाटा तो हमारे पास अनअरेंज्ड तरीके से इकट्ठा हो गया, पर उसको जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ कई बार क्लियर नहीं होता कि हम पूछना क्या चाहते थे और हमने कलेक्ट क्या किया। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, कि उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए था, उनको अलग अलग ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना पड़ता है। जैसे अब हम इसको हम एक एग्जांपल से बड़े आराम से एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एक क्लास टीचर है, वो चाहती है कि उसके बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो इंग्लिश में कैसी है वो देखना चाहती है, पर उसके पास कुछ ऐसे एग्जांपल में मार्क्स लिखे हुए हैं। अब आप देखो कि अगर इस तरह से मार्क्स लिखे हुए हैं तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि वो इंग्लिश में इनकी परफॉर्मेंस देखना चाहती है। अब ये मार्क्स लिखे हैं, इससे कुछ नहीं पता चल रहा कि ये कौन से बच्चे के कितने मार्क्स हैं। तो इससे हम ये नहीं जज कर सकते कि कौन से बच्चे के मैक्सिमम मार्क्स हैं, किसके कम मार्क्स हैं, किसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, या कौन सा बच्चा स्टडी में अच्छा है। तो वो जब हम ये सोचते हैं कि अब हमने कलेक्ट तो कर लिया, अब हम इसको अरेंज कैसे करें। तो इसको अरेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे हम एक टेबल बना सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में हम इसे अरेंज कर सकते हैं। तो जैसे आगे दिखाया गया है कि अगर हम उसे रोल नंबर वाइज कर लें या नेम से हम उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दिखाया कि रोल नंबर वाइज कर लेते हैं। रोल नंबर 1 के ये मार्क्स हैं, 2 के ये मार्क्स हैं, 3 के ये। तो 10 स्टूडेंट का अगर हमारे पास डाटा है तो 10 को हमने रोल नंबर वाइज कर लिया और साथ में उनके नेम भी लिख लिए। जब हमने इनको रीअरेंज कर लिया एक टेबल की फॉर्म में, तो हमें अब देखने में बड़ी आसानी होगी कि इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं, इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। या फिर इसका एक और तरीका है कि अगर हमने हाईएस्ट और लोएस्ट भी देखना है कि किसकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट है और किसकी परफॉर्मेंस
लोएस्ट है, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, या तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में दिखाया गया है कि इनको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे का नाम ऊपर लिख लिया और फिर उससे कम करके लास्ट में हमारे पास सबसे लोएस्ट मार्क्स वाले बच्चे का नाम आ गया। इससे ये होता है कि हम बड़ी आसानी से फटाफट देख सकते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं और लोएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं। ये आगे चल के हमें और भी कई कामों में हेल्प करेंगे हमारी, जब हमने रेंज निकालनी होगी कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स रीअरेंज करने का क्या फ़ायदा होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। डाटे को जब हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। अब हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में मोस्टली सुनते ही रहते हैं कि जब किसी ने कहा कि मैं एवरेज 5 घंटे पढ़ता हूँ, या हम किसी से पूछते हैं कि आप रोज़ कितनी देर सोते हो, तो हर कोई भी व्यक्ति अपनी हर रोज़ की सोने के टाइम की कैलकुलेशन करके बताएगा, तो उसके लिए ये कोई इजी नहीं होगा। तो वो हमें क्या जवाब सुनने को मिलता है कि मैं एवरेज 7 घंटे सोता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शब्द आता है एवरेज। तो एवरेज हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारे दिए हुए डाटा में जो हमें डाटा दिया होता है उसमें से एक ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसके इर्द गिर्द बाकी की वैल्यूज़ घूमती हैं। तो एक ऐसी वैल्यू आ जाती है कि या तो दूसरी वैल्यू उसके से थोड़ी सी कम होती है या दूसरी वैल्यू उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास कई तरह की होती हैं, पर सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे एवरेज कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का दूसरा नाम है अर्थमेटिक मीन। इसका एक नाम है मीन, दूसरा नाम है अर्थमेटिक मीन। एवरेज शब्द हमने बहुत बार सुना होगा, जैसे ये ऊपर एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि हम कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के पूरे साल में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास रहा। जब पीपल एवरेज एज ऑफ पीपल्स इन माई क्लास इज 12 ईयर, कि ज़्यादातर बच्चों की जो एज है वो 12 ईयर के आसपास है। तो एवरेज क्या है हमारे पास, जहाँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, या तो मीन कहते हैं या अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अब हमने देखना है कि ये मीन हम निकालते कैसे हैं, मीन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हमारे पास है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जब भी हमने निकालना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है मीन का। मीन होता है हमारे पास सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस। और नीचे हम जब डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जितने ऑब्जर्वेशंस हमने लिए हैं उनका जोड़ करना और उनकी गिनती के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है, मीन वैल्यू। इसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और इसे मीन भी कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है कि हमारे पास 2 वेसल्स दी हुई हैं, हमारे पास ये 2 वेसल्स दी हुई हैं, एक में 20 लीटर दूध है और दूसरी वेसल में हमारे पास 60 लीटर दूध है। अगर हम इनको इक्वल क्वांटिटी में करना चाहते हैं कि दोनों वेसल में हमारे पास इक्वल क्वांटिटी में आ जाए, तो हम 60 लीटर वाला दूध थोड़ा इधर पलटेंगे, फिर हम एक जैसा करने की कोशिश करेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम अगर इन दोनों के दूध को जोड़ दें, जैसे हमें दिया हुआ है 20 और 60, अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें हमारे पास आ गया 80 और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया कि हम एक वेसल में अगर 40 लीटर दूध डालें तो दोनों में क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल। तो ये एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने 2 चीज़ों की को इक्वल करना है, 2 चीज़ों को इक्वल करना है, इक्वल क्वांटिटी में करना है, तो हम उसका मीन निकाल लेंगे। और मीन कैसे आता है, दोनों का जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये तो हमारे पास थी सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे हम अगली एग्जांपल में देखते हैं कि आशीष स्टडीज़ फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज। अगर 3 दिन में आशीष
4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे सोता है, तो आप कैसे बता सकते हो उसकी एवरेज वो कितना टाइम सोता है। ये तो है 3 घंटे, इसकी बजाय 3 दिन का है, अगर इसकी बजाय हमारे पास पूरे वीक का हो तो भी हम इसकी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने का फार्मूला वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें हमने तीनों का क्या कर देना है, जोड़। 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स का जब हम जोड़ करते हैं तो हमारे पास मीन आ जाता है 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया हमारे पास 12/3 4 आवर्स एवरेज वो डेली सोता है। तो अब देखो ये 4 वैल्यू आई है वो है क्या, 4 वैल्यू। अब 3 देखो 4 से थोड़ा सा कम है और 5 थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब कि 4 एक ऐसी वैल्यू आई है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऐसी आई है कि बाकी की वैल्यू जो हैं उसके आसपास होएंगी, जहाँ तो थोड़ी कम होएंगी, जहाँ थोड़ी ज़्यादा होएंगी। तो ये तो था एवरेज निकालने का तरीका कि हम मीन कैसे निकालते हैं। हम 2 और 3 रकमों का मीन निकाल चुके हैं, इससे ज़्यादा भी रकमें अगर हमें दी हो तो हम उसका मीन इसी मेथड से निकाल देते। इसमें एक चीज़ और है कि जब हम मीन निकालते हैं तो हमने नोट किया होगा कि जो मीन आता है वो दी हुई रकमों से हमेशा छोटा होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये रकमें दी हुई हैं 5, अगर मैं इनका मीन निकालती हूँ तो ये मेरे पास आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। ये बन गया 15 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास मीन वैल्यू क्या आ गई 3। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि जो 3 आई है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से क्या होगा, छोटा, कि वो 5 से क्या है, छोटा है, और 1 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है कि वो इन 1 और 5 लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच बीच में घूमता है। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अपने पूरी क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो 1 से भी छोटा हो जाएगा तो भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अपनी हाईएस्ट वैल्यूज़ को। अगर वो 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मीन है वो किसके बीच बीच में आता है, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट के बीच में मीन आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, जब हम मीन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है रेंज, कि हमने रेंज कैसे पता करनी है। अब रेंज क्या होती है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। रेंज होती है, जैसे मान लो हमने अपने वाईफाई की, हम बात करते हैं ना कि हमारे वाईफाई की रेंज इतनी है कि 100 मीटर तक है या 50 मीटर तक है, उसके आगे हमारा वाईफाई कैच नहीं करता। तो ये रेंज भी वही चीज़ है कि कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं रेंज। कि जैसे मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज 10 टीचर्स हैं, जैसे उनकी एज दी हुई है। अब एज में हम देखेंगे कि वो किस एज में फॉल कर रहे हैं, मोस्टली टीचर किस एज में फॉल कर रहे हैं। तो हम उसकी रेंज देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे कम एज वाले टीचर की एज लिख लेंगे और सबसे ज़्यादा एज वाले टीचर की एज लिख लेंगे, और दोनों का डिफरेंस जब हम कर देंगे वो हमारे पास आ जाएगा रेंज। तो रेंज क्या है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। आप कोई भी शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हो, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट भी लिख सकते हो, ग्रेटर माइनस लोएस्ट भी लिख सकते हो। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला क्या बन गया, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट भी आप इसे लिख सकते हो। ये हमारे पास आ गई रेंज। अब हम इस एग्जांपल में रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हमें ऐसे मुश्किल लगे कि हमने इनकी रेंज निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे ताकि हमें लोएस्ट और हाईएस्ट आसानी से पता चल जाए। जैसे इस एग्जांपल में हमने इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि 54 जो है वो सबसे हाईएस्ट है और सबसे लोएस्ट क्या है हमारे पास
हाईएस्ट हमारे पास 54 है और लोएस्ट हमारे पास 23 है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 23, ये हमारे पास माइनस करके आ जाएगी 31 ईयर्स। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि जो टीचर्स की है वो रेंज क्या है टीचर्स की, 31 ईयर्स। अगर हम इसी एग्जांपल में इसका मीन पता करना चाहते हैं तो हम इन सारी ऑब्जर्वेशंस का जोड़ करेंगे और फिर 10 टीचर दिया हुआ है 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन। अब तक हमने मीन और रेंज ये दोनों को हमने अच्छे से सीख लिया है। तो अपनी एक्सरसाइज में हम इस मीन और रेंज के सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो है वो आ जाती है हमारे पास मोड। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू में कोई ये तो है नहीं कि अकेला मीन ही है, मीन के अलावा भी हमारे पास कई तरह की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ होती हैं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है, जो सेंटर से मेयर की जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंटर के उसके मिड वैल्यू से हम उसको मेयर करते हैं सेंटर से। हमारे पास अब है मोड। मोड क्या होता है, मोड एक ऐसी अमाउंट है जो बार बार अक्कर करती है। मोड क्या है कि डाटा में जो रकम बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिपीट फ्रीक्वेंटली। कि ज़्यादा बार अगर कोई रकम रिपीट हो रही है वो हमारे पास क्या है, मोड। मान लो हमें कोई डाटा दिया हुआ है, कोई भी एग्जांपल हम लेके देख लेते हैं। जैसे ये दिया हुआ है मेरे पास 2 3 4 फिर 3 फिर 2 फिर 5, 2 दे रखा है और फिर मेरे पास 6। मान लो ये हमारे पास एग्जांपल दिया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम इसको ऐसे रैंडमली थोड़ा चेक करें तो हमें पता चलता है कि 2 इसमें 2 बार आए है, 1 इसमें 2 बार आए है। हम यहाँ एक टेबल के फॉर्म में भी बना के देख सकते हैं कि 1 हमारे पास कितने बार आया, 2 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है काउंट करके हम लिख सकते हैं कि 2 हमारे पास 3 टाइम्स आया है, ये हमारे पास 2 टाइम्स आया है और ये हमारे पास 3 टाइम्स। और 3 हमारे पास कितने टाइम्स आया हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स आया है। 4 हमारे पास है 1 टाइम और 5 हमारे पास कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, और 6 हमारे पास है 1 टाइम्स। अब ये डाटा हमने लिख लिया कि ये कितनी कितनी बार हमारे पास आई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी रकम ज़्यादा बार हमारे पास आई है, वो हम इसमें से देख लेंगे। ये 2 बार आया है, ये 3 बार। अब पूरे डाटा में जब हम देखते हैं कि हमें लगता है कि 2 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है तो हमारी मॉड वैल्यू क्या होगी, 2। तो मॉड हमारे पास क्या आ गया, 2। तो इससे हमारे पास कोई भी डाटा दिया हो हम उसको रीअरेंज करके या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करके हम देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बार बार आई है। ये इनफाइनेट नंबर में मोड अगर हमने निकालना है, छोटी से छोटी संख्या में मोड निकालना है 4-5 आइटम्स में, तो हमें ये टेबल बना के करने की ज़रूरत नहीं होती, हम आराम से वैसे ही देख सकते हैं। पर जब हमारे पास मोड जो है वो ज़्यादा संख्याओं का आ जाए, लार्ज नंबर्स का आ जाए, अगर लार्ज नंबर का आ गया तो मोड फाइंड आउट करने में हमें दिक्कत आती है कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। फिर हम इस तरह के टेबुलर फॉर्म की मदद ले सकते हैं कि हम जहाँ पर लिख लें मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में नंबर्स लिख लें कि जैसे हमारे पास मैक्सिमम 6 है और मिनिमम क्या है 1, तो 1 2 3 6 करके फिर हम देख सकते हैं कि कितनी बार कौन सा नंबर आया है। अब इस टेबल में जैसे हमें पता चल रहा है कि 14 टाइम्स हमारे पास 2 आया है, तो इसका मोड क्या आ गया हमारे पास 2। तो मोड राशि हमारे पास आ गई 2। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है। मीन और मोड हमारा डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीडियन। मीडियन, अब मीडियन क्या है, हम अगर नाम से देखें तो मीडियन है मिड वैल्यू, कि सेंटर में विचरने वाली वैल्यू, सेंटर में आने वाली वैल्यू। ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक और पार्ट है। जैसे मीन और मोड आया था तो ये एक सेंट्रल टेंडेंसी का एक और पार्ट। अब हमें देखना पड़ता है कि किस डाटा में हमें मीन निकालने की ज़रूरत है, किस में हमें मोड और किस में हमें
मीडियन, तो हम वहाँ पर उसी चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये दिया हुआ है, एक डाटा दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है, हाइट्स, स्टूडेंट्स की क्या दी हुई है, हाइट्स। अब जब हमें स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, अगर हम इसका क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं। मान लो हमने इसका क्या निकाल लिया, मीन, तो हमारे पास क्या आ गया, इनका सबका जोड़ करके हमने डिवाइड कर दिया मीन। पर हमारे पास क्या है, जब हम अलग अलग सिचुएशंस को देखते हैं, जैसे अब इस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, अगर इसमें हम मीन निकालते हैं तो मीन वैल्यू जो हमारे पास आई है 113.5। हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें जब 17 बच्चों में 7 बच्चे तो ऐसे हैं जो या तो मीन वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, और दूसरी तरफ 10 मेंबर ऐसे हैं जो मीन वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नहीं आई, 7 और 10 ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसी तरह अगर हम इसका मोड निकालते हैं तो मोड निकालने में भी यही होता है कि अगर हम देखते हैं कि कौन सी रकम बार बार अक्कर कर रही है, बार बार आ रही है, तो इसमें भी हमारे पास वही प्रॉब्लम आती है कई बार कि इसमें भी हमारे पास दो ग्रुप बन जाते हैं, कुछ बच्चे तो उससे कम होते हैं और कुछ बच्चे उससे ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मीडियन की, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अगर हम मीडियन देखते हैं तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, मीडियन के लिए पहले हमने करना होता है रीअरेंज, डाटा को रीअरेंज। मान लो हमने निकालना है मीडियन, मीडियन के सबसे पहला क्या है, रीअरेंज, के डाटा को रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। चाहे तो हम इसको असेंडिंग में लिख लें, चाहे हम इसे डिसेंडिंग में लिख लें। असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखने के बाद हमने क्या करना है, उसकी मिड वैल्यू देखनी है कि मिड में कौन सी रकम आती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द मीडियन ऑफ, ये एग्जांपल है हमारे पास 24, 36। इसे हम क्या करेंगे, पहले रीअरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। हमने क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। हमने इसको रीअरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। हमारे पास है 17, 18, 24, 25, 35, 36 एंड 46। अब हम देख रहे हैं इसमें रकमें कितनी, ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमारे पास क्या है, 7 ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब 3 नंबर हमारे इधर से, पहला नंबर के साथ हम पहले को अगर कट कर दें, दूसरा कट कर दें दूसरे के साथ, और तीसरा भी कट कर दें, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है मिड में, 3 नंबर काटने के बाद हमारे पास मिड में क्या बचा है, 25। तो मीडियन हमारे पास क्या आ गया, 25। मतलब कि अब हम देख रहे हैं कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, जहाँ 3 बच्चे 25 से ज़्यादा हैं और 3 बच्चे 25 से कम हैं। तो मीडियन हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, सेंटर की वैल्यू पता करनी हो। तो अब हमें मीन, मीडियन, मोड तीनों के बारे में हमने जान लिया है। हम आगे देखते हैं जो बार ग्राफ्स भी दे डिफरेंट पर्पस, कि जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डाटे को 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो है कि टेबुलर फॉर्म में, कि हम एक टेबल बना लें और उस टेबल से उसे शो कर दें। जैसे पीछे हमने टेबल देखे थे बने हुए कि क्लास के बच्चों का रोल नंबर लिखा, नाम लिखा और उनके मार्क्स लिखे, तो हमें इंटरप्रेट करनी इजी हो जाती है इन्फॉर्मेशन। दूसरा है कि हम उसे ग्राफ की शेप में शो कर दें। अब जब हमने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ हमारे पास कितनी तरह के बनते हैं आपके सिलेबस, ग्राफ तो बहुत तरह के होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम होगी, परंतु हमारे सिलेबस में क्या है, अभी बार ग्राफ है। और बार ग्राफ में भी हमारे पास दूसरा क्या है, डबल बार ग्राफ। एक तो बार ग्राफ है, एक डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ होता है जो हमारे पास एक डंडे के रूप में हम ग्राफ बनाते हैं, ये क्या होते हैं, सारे बार ग्राफ। और बार ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इनमें हमने थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होता है कि सारे यूनिट्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, यूनिट्स के बीच में जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए। ये नहीं कि कोई यूनिट बड़ा हो जाए, कोई यूनिट छोटा हो जाए, तो ये प्रॉपर स्केल जो है वो यूनिट गैप बराबर होना चाहिए।
तो इसे कहते हैं बार ग्राफ। कि हमने डंडे के रूप में जो ग्राफ बनाए हैं वो क्या है हमारे पास, बार ग्राफ। अब ये बार ग्राफ अगर सिंगल है तो हम दी हुई इंफॉर्मेशन को इसके द्वारा दिखा जाते हैं। जब हमने डबल बार ग्राफ क्या होते हैं, डबल में होता है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो लोगों का, दो चीज़ों का, कि कौन कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं डबल बार ग्राफ। मान लो हमने किसी बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर और सेकंड सेमेस्टर के नंबर देखने हैं कि उसने कुछ इम्प्रूवमेंट किया या नहीं, तो हम डबल बार ग्राफ यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि फ़र्स्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी और सेकंड में कैसी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार ग्राफ के, बार ग्राफ से हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन। हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, फेवरेट कलर की एग्जांपल दी हुई है। 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6 and 7 क्लासेज वर आस्क्ड टू नेम देयर। अब 200 बच्चों का सर्वे किया गया 6 और 7 क्लास के, कि आप अपने फेवरेट कलर का नाम बताओ जिसको आप पसंद करते हो। तो बच्चों ने क्या किया, फेवरेट कलर है रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। स्टूडेंट्स हैं कि 43 बच्चे रेड पसंद करते हैं, ग्रीन 19, ब्लू 55, येलो 49 एंड ऑरेंज 35। अब ये हमारे पास एक डाटा इकट्ठा हो गया जिसको हमने एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसको ग्राफ की रूप में पेश करें। जब हमने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एक वर्टिकल लाइन लेनी होती है। वर्टिकल लाइन जहाँ ख़त्म होती है वहीं पर हमने एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ये हमने ग्राफ बनाने का सबसे पहला तरीका है। यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन। अब यहाँ से हमने यूनिट काटने होते हैं, बस यूनिट काटने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जैसे इस टेबल में मेरे पास मैक्सिमम है 55, तो मुझे इस साइड में वर्टिकल लाइन की तरफ ये यूनिट्स जो काटने हैं वो 55 से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ताकि मैं अब अगर मैं 55 एक एक से लेती हूँ या दो दो से लेती हूँ तो ये ग्राफ बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा स्पेस घेरेगा, लंबी जगह में बनेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10-10 के यूनिट अगर हम लेते हैं कि हमने 10 का एक यूनिट लिया, अगर हम एक 10 का चूज़ कर रहे हैं तो बाकी भी हम 10 के गैप से लेंगे। ये नहीं कि एक 10 का ले लिया, दूसरा हमें जितना ज़रूरत है हमने उतना ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारा गलत हो जाएगा कि हम उसको बराबर यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ये आपने अपनी अर्लियर क्लासेज में सीखा है। अब हमने जहाँ पर शो करना कैटेगरी, कैटेगरी हमारे पास क्या है, हम इधर भी रेड और उतनी ही दूरी पे हम लगाएंगे ग्रीन, फिर उतनी ही दूरी पे हम लगाएंगे ब्लू, येलो एंड हमारे पास क्या है, ऑरेंज। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है जैसे एग्जांपल में किया हुआ है। पहला हमारे पास है 43, तो इसके बीच में 10 यूनिट हैं। ग्राफ पेपर पे जब आप देखोगे तो ये 40 से अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, 43। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे 19, तो 20 से अगर हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया 20। उसके बाद हमारे पास है जैसे 55, 55 हम मिड में लेंगे 60 और 50 के मिड में जब हम लेते हैं तो हमारे पास आ गया 55। नेक्स्ट हमारे पास है 49, 50 से थोड़ा सा नीचे हमने स्केल लेना है, तो इसको हमने क्या बनाना है, ये हमारे पास आ गया 49। नेक्स्ट हमारे पास है 34, तो 35 आ जाएगा हमारा इसके बीच में, 40 और 30 के बीच में। तो 35 से थोड़ा सा कम अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, बार। ये एक डंडी के छड़ी के रूप में हमें नज़र आता है, तो इसे हम कहते हैं बार ग्राफ्स। ये हमें इंटरप्रेट कर रहा है कि बच्चों ने कौन कौन से कलर पसंद किया। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि यूनिट हमने क्या लिया है, 1 यूनिट हमने लिया है 10 के बराबर। हमने 1 यूनिट को 10 पार्ट्स, इस तरह से हम ग्राफ शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब हमने कंपैरिजन करना है दो चीज़ों का, तो हमारे पास आ जाता है डबल बार ग्राफ। अब जैसे डबल बार ग्राफ में क्या है, हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है, आशीष, अरुण, कविश, माया एंड रीता।
अब हमने इसमें दो तरह के उनके नंबर हैं, क्वार्टरली टेस्ट जो हुए थे उसमें उनके मार्क्स दिए हुए हैं और हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें। जब हमने इनका कंपैरिजन करना है पिछले ग्राफ की तरह, हमने नीचे स्टूडेंट्स का नेम लेना है, यूनिट्स लेने हैं और हमने देखना है कि मैक्सिमम जैसे इसमें 20 हैं और इसमें कितने हैं 21, तो हम 5-5 का यूनिट इसमें शो कर रहे हैं, 25 तक ले लिया। तो यहाँ पर जो क्वार्टरली है उसके लिए हम प्लेन बॉक्स ले रहे हैं क्वार्टरली के लिए, और जब हम ले रहे हैं हाफ ईयरली तो हम उसके लिए क्या ले रहे हैं, डार्क बॉक्स ले रहे हैं। मतलब ताकि हमें ये पता रिकॉग्नाइज हो जाए कि हमने बार ग्राफ जो बनाए हैं कौन सी संख्या का हमने कौन सा बार ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर देखो हमने बनाया जैसे क्वार्टरली 10 है और हाफ ईयरली 15 है, तो डार्क वैल्यू हमें हाफ ईयरली बता रही है, जहाँ से पता चल रहा है कि अगर क्वार्टरली में उस बच्चे के नंबर कम आए थे तो हाफ ईयरली उसने इम्प्रूव किया। तो यहाँ से हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि उसने एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में इम्प्रूव किया है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बार ग्राफ डिस्कस करने के बाद हमारे पास आ जाता है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चांस क्या है और प्रोबेबिलिटी क्या है। चांस आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा, हम लोग मोस्टली घर में यही बोलते हैं कि आज अगर थोड़े से भी क्लाउडी हैं, बादल छाए हुए हैं, हम कहते हैं कि आज धूप नहीं निकलेगी, जहाँ हम कहते हैं कि आज धूप निकलेगी, जहाँ हम कहते हैं कि आज बारिश होगी। तो ये सब एक चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब कि हम कोई सर्टनली नहीं कह सकते कि हाँ ये होएगा, हो सकता। हम मान लो रेड लाइट रास्ते में जा रहे हैं, हम सोच सकते हैं, चांसली कह सकते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर रेड लाइट होगी, मे भी रेड लाइट हो, मे भी ग्रीन, मे भी येलो। तो ये सब क्या है, चांस, कि हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि हो सकता है चांसली ऐसा हो जाए। जैसे मान लो हम किसी बच्चे को कह देते हैं कि अगर वो पढ़ता नहीं, हम कहते हैं कि तू पास नहीं होगा, सपोज वो पास हो जाता है, तो मे भी वो पास हो जाए, मे भी वो पास ना हो। जैसे कोई और बहुत से एग्जाम्पल हैं कि हम कहते हैं कि आज धूप निकलेगी या नहीं है, तो जब हम कहते हैं कि सूर्य जैसे ईस्ट से निकलता है, हम कह दें कि नहीं आज तो वेस्ट से निकलेगा, ये तो एक इम्पॉसिबल चीज़ है ना, ये तो हमें पता है कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा हो नहीं सकता। पर चांस एक ऐसा चीज़ है कि जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब चांस तो आप समझ गए। जैसे चांस के एक एग्जांपल ये भी है कि हमारे पास एक कॉइन होता है, कॉइन के आपको पता है कि दो ही पहलू होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। अगर हम कोई क्रिकेट मैच या कोई भी मैच देखते हैं तो वहाँ पर जब टॉस किया जाता है, या तो हेड आता है या टेल आता है, तो मतलब कि चांस क्या है कि या तो हेड आने का चांस है या टेल आने का चांस है। टोटल चांस क्या है, दो में से या तो एक बार हेड आ सकता है या एक बार टेल आ सकता है। तो चांस आप समझ गए होंगे कि चांस का मतलब है कि या तो ये आएगा या ये आएगा। पर चांस के बाद हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि जितने चांस हमें मिलेंगे, चांस जो है उसको अगर हम टोटल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी। मतलब कि चांस को हम दूसरे रूप में क्या कहते हैं, आउटकम। चांस हमारे पास क्या है, आउटकम। अगर आउटकम के नीचे हम टोटल लगा दें तो ये हमारे पास बन गई प्रोबेबिलिटी। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी, कि इस काम के होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, कि इस काम के होने की संभावना ये है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मेरे पास मान लो एक बास्केट है, बास्केट में मेरे पास कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, कुछ बॉल्स मेरे पास ब्लू कलर की हैं और कुछ मेरे पास ग्रीन कलर की हैं। अब मैंने इसमें देखना है कि इसके चांस कितने हैं, ब्लू कलर की बॉल के आने के और ग्रीन कलर की बॉल के बास्केट में से बाहर आने के चांस कितने हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की बॉल है वो टोटल कितनी है हमारे पास 4, और जो ग्रीन कलर की है वो कितनी है हमारे पास 3। ब्लू कलर की बॉल जो है हमारे पास, ब्लू बॉल जो है 4
और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो हमारे पास हैं 3। तो हम वैसे भी देख के नज़र ही आ रहा है हमें कि अगर ब्लू बॉल हम निकालेंगे बिना देखे भी अगर हम निकालें तो वो 4 बार ही आ सकती है। अगर हम ग्रीन बॉल टोकरी में से बाहर निकालेंगे वो 3 बार ही आ सकती है। तो चांस क्या बन गया कि चांस तो हमारे पास ये हो गया कि जो ब्लू है वो 4 बार ही आएगी और जो ग्रीन है वो 3 बार ही आएगी। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल हमारे पास कितनी है 7। टोटल हमारे पास है ब्लू प्लस ग्रीन क्या है 7। जब हमारे पास टोटल 7 है तो 7 में से ही हमारे पास 4 बॉल्स क्या आ सकती हैं ब्लू आ सकती हैं और 3 बॉल्स आ सकती हैं ग्रीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम ब्लू की देखें तो कितनी है 4, 7 में से आएंगी हमारे पास 4। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स की देखें तो हमारे पास 4 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, जब दी 3 है तो 3 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 3/7। अब प्रोबेबिलिटी जब हम सीख जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। अगर कोई काम नहीं हो रहा मतलब कि कोई है ही नहीं, आउटकम निल है, अगर कोई आउटकम निल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी। अगर कोई काम हो गया मान लो प्रोबेबिलिटी आउटकम उसका फुल है कि उसने जितना काम करना था वो फुल आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा एक पूरे काम को हम क्या मानते हैं 1, कि जो भी हमें कोई काम असाइन किया गया वो क्या है 1। तो 1 से ज़्यादा तो किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रहती है 1 एंड 0 के, 0 एंड 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपने जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती और उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कॉइन वाली तो हमने देखी थी कि मान लो हमारे पास डाइस है, डाइस में हमें पता है कि नंबर्स क्या होते हैं 6 तक होते हैं। तो अगर हम देखें इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कि 1 कितनी बार आएगा, अगर हमारे पास नंबर ही टोटल 6 हैं तो 1 उसमें कितनी बार है 1 और टोटल हमारे पास है 6। मान लो हमारे पास 3 की पूछ ली जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो हमने क्या करना है कि 3 कितनी बार है वो भी 1 टाइम्स है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ करें तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बताओ, मान लो इसमें से पूछ लिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो हम क्या करेंगे। देखो इस एग्जांपल में प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 देखने के लिए हमारे पास 7 तो है ही नहीं, जब 7 नहीं है तो इसमें क्या आएगा 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई उसकी 0। तो ये था हमारा चैप्टर डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलती रहे अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपने कुछ भी क्लियर करना है, आप कमेंट बॉक्स में अपने लिखकर मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।